नमस्कार बच्चों, अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति के बारे में जाना, किस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में कुछ पॉइंट रह गए थे, उनको अपन देख लेते हैं कि राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार है उसके लिए जमानत राशि 15,000 रुपये है। यदि वह कुल वैध मतों का 1/6 मत से कम मत प्राप्त करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। और आप ये सोच रहे होंगे इस जमानत राशि का करते क्या हैं। ये जमानत राशि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करा दी जाती है। राष्ट्रपति पद के वे उम्मीदवार जिन्होंने वैध मतों का 1/6 या इससे कम 1/6 से कम मत प्राप्त किए हैं, उनकी क्या है जमानत राशि जब्त कर ली जाती है और उसको बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करा दिया जाता है। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए उसके नाम के 50 सदस्य तो क्या होने चाहिए, प्रस्तावक होने चाहिए, और 50 सदस्य उसके अनुमोदक होने चाहिए। ये 50 सदस्य उस राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में से कोई भी हो सकते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्य हो सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं। निर्वाचक मंडल, जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, उनमें से कोई भी सदस्य हो सकते हैं। बस शर्त है 50 सदस्य उनके नाम के क्या है प्रस्तावक हो और 50 सदस्य उसका नाम का अनुमोदन करें, अर्थात 100 सदस्यों का समर्थन उसे आवश्यक है। ये जो सदस्य हैं ये दूसरे उम्मीदवार की क्या है प्रस्तावक या अनुमोदक नहीं बन सकते हैं। ये अभी यहाँ ध्यान रखना है। देखो पिछली वीडियो में थोड़ा सा ये रह गया था, अनुच्छेद 58 में कौन कौन से पद लाभ के पद नहीं माने जाएंगे उसके बारे में। देखो एक तो राष्ट्रपति का खुद का है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, केंद्र और राज्य सरकार के जो मंत्री हैं वे लाभ के पद पर नहीं माने जाएंगे। यहाँ ये कहने का अर्थ है अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति है तो वह अपने पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति वर्तमान में उपराष्ट्रपति है तो वह उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अगर मान लो कोई व्यक्ति किसी राज्य का राज्यपाल है तो वह उस राज्यपाल के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। उसको अपने पद से इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लो कोई व्यक्ति केंद्र और राज्य सरकार में कोई मंत्री पद पर है तो वह मंत्री रहते हुए भी राष्ट्रपति के पद का की क्या है उम्मीदवार हो सकता है। इस प्रकार क्या है इन पदों को लाभ का पद नहीं माना गया है, ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में कहा गया है। आशा है ये सारी चीज़ें आपके क्लियर हो गई होगी। अब अपन लेते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों। राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। राष्ट्रपति की शक्तियों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, सामान्यकालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियों में कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां और राजनीतिक शक्तियों का अध्ययन करेंगे अपन। आपातकालीन शक्तियों में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। इनका सबका अपन क्या करेंगे, इनमें अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं कार्यपालिका शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियों में पहली लेते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्ति। देखो संघ की कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति में निहित होती है, अर्थात राष्ट्रपति है कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते उसे विभिन्न प्रकार की नियुक्तियां करने का अधिकार है। कौन कौन सी नियुक्तियां करता है अपन देखते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। उच्चतम न्यायालय के
उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। राज्य में राज्यपाल और संघ शासित प्रदेशों में उपराज्यपालों व प्रशासकों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। विभिन्न राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्षों व उनके सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। इस प्रकार है सामान्यकालीन शक्तियों में राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं। अब लेते दूसरा है विधायी शक्तियां। संसदीय व्यवस्थापिका में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग भी है। संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक पर इसे निम्न प्रकार क्या है कि शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति चाहे तो विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर सकता है और यदि वह विधेयक को स्वीकृति देने से मना भी कर सकता है। क्या कर सकता है? राष्ट्रपति उस विधेयक पर स्वीकृति देने से मना भी कर सकता है, या वह विधेयक को अनिश्चित काल तक अपने पास रोक सकता है, जिसको अपन जेबी वीटो या पॉकेट वीटो भी कहते हैं। वह विधेयक को सलाह के साथ पुनर्विचार के लिए सदन में वापस भेज सकता है। इस प्रकार कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बन सकता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे। ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति की अन्य विधायी शक्तियाँ भी हैं, जैसे संसद का सत्र बुलाना और सत्रावसान करना, यानी संसद के सत्र को समाप्त करना। प्रतिवर्ष संसद के दोनों सदनों में अपना अभिभाषण देना। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के को समय से पूर्व भंग करना। इसके द्वारा राष्ट्रपति द्वारा ही राज्यसभा के जो 12 सदस्य हैं, अपन पहले पढ़ चुके हैं, 12 सदस्यों को मनोनीत करना। इसके अलावा पहले 2 सदस्य जो आंग्ल भारतीय थे उनको लोकसभा में मनोनीत करता था, जो वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। संसद का सत्र नहीं होने पर अध्यादेश जारी करना, ये राष्ट्रपति के क्या है? विधायी अधिकार है। इसके आप लेते हैं अपन वित्तीय कार्य। राष्ट्रपति प्रतिवर्ष आरंभ में आय व्यय का विवरण, यानी इसको बजट कहते हैं, प्रस्तुत करता है। ये अनुच्छेद याद हो तो याद रख लें, अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति प्रतिवर्ष क्या करता है? लोकसभा और राज्यसभा में क्या करता है? बजट प्रस्तुत करता है, अनुच्छेद 112 के तहत, याद रखें। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना धन विधेयक, अपन जानते हैं इसको, वित्त विधेयक के बारे में पढ़ चुके हैं, एवं अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तुत नहीं की जा सकती। यानी अगर धन विधेयक है, वित्त विधेयक है और अनुदान मांगे लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत की जा सकती है। आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। आकस्मिक निधि से जो भी पैसे निकालने होते हैं उन पर राष्ट्रपति का पूर्ण नियंत्रण होता है। राष्ट्रपति की अनुमति से ही निकाले जा सकते हैं। राष्ट्रपति वित्त आयोग के सदस्यों और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की नियुक्ति करता है। वित्त आयोग की सिफारिश पर आयकर एवं अन्य करों से प्राप्त आय का केंद्र और राज्यों में बंटवारा करता है। इस प्रकार है राज्य की ये वित्तीय शक्तियां हैं। अब लेते हैं अपन आगे। चौथा है न्यायिक शक्तियां। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को अपराध के निम्न मामलों में क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है। पहला है जब दंड संघ सूची में वर्णित विषय के अपराध में दिया गया हो। दूसरा है जब दंड सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया हो और जब मृत्युदंड दिया गया हो। मृत्युदंड राज्य सूची, संघ सूची या किसी भी विषय के अपराध से संबंधित हो के मामले में दिया गया। क्षमादान की शक्तियों द्वारा राष्ट्रपति दंड को क्षमा कर सकता है, परिहार कर सकता है, विराम या लघुकरण कर सकता है। क्षमा परिहार क्या है ये अपन देखते हैं अभी। इस प्रकार क्या है, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार प्राप्त है। अपन इसको एक याद कर सकते हैं 72 को। 72 अपन जानते हैं मानव के हृदय की प्लस रेट है वो भी 72 ही होती है।
यानी जो नाड़ी की जो है ये भी 1 मिनट में 72 बार ही धड़कती है। और ये अपनी इसको याद रख सकते हैं, जब फांसी लग जाती है तो ये धड़कन, ये जो प्लस रेट है वो बंद हो जाती है। तो ये इससे दोनों अपने इन दोनों को इंटरकनेक्ट करके याद कर सकते हैं। अर्थात 72 तो अपने करीब सभी जानते हैं, मानव की हार्ट बीट 72 है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और जब फांसी लग जाती है तो हृदय धड़कना बंद हो जाता है। तो इससे अपन दोनों को अपन जोड़ एक दूसरे से जोड़ के अपने याद कर सकते हैं, 72 और ये 72। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत है। अब देखो परिहार, विराम या लघुकरण क्या होता है। देखो क्षमादान किसी की सजा को पूर्ण रूपेण माफ करना। यदि व्यक्ति को कोई सजा मिल गई है उसको पूर्ण रूप से माफ कर देना, तो इस प्रकार की क्या कहलाती है, क्षमादान कहलाती है। परिहार, परिहार का मतलब होता है दंड की प्रकृति बदले बिना। दंड तो वही रहेगा, उसकी प्रकृति बदले बिना दंड की मात्रा को क्या करना, कम करना, क्या कहलाता है, परिहार कहलाता है। प्रविलंब, प्रविलंब का अर्थ है मृत्यु दंड को अस्थायी रूप से निलंबित कर देना, यानी कुछ समय के लिए मृत्यु दंड को टाल देना क्या कहलाता है, प्रविलंब कहलाता है। विराम, किसी विशेष दंड की मात्रा को कम करना, कोई दंड विशेष है उसकी मात्रा को कम करना क्या कहलाता है, विराम कहलाता है। लघुकरण, लघुकरण में क्या है, दंड की प्रकृति बदलते हुए, यानी दंड है उसको दूसरे प्रकार के दंड में बदलते हुए किसकी मात्रा को क्या करना, कम करना क्या कहलाता है, लघुकरण कहलाता है। इस प्रकार ये राष्ट्रपति के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को जो क्षमादान है उसके में क्या है, ये शब्दावली काम में ली गई है। साधारणतः ऐसे शब्दावली आपके समझ में आ गई होगी। 5वीं जो शक्तियाँ हैं, सैन्य शक्तियाँ। देखो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं के अध्यक्ष को नियुक्ति का अधिकार है। थल सेना, जल सेना व वायुसेना अध्यक्ष को नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को है। इस प्रकार क्या है, राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ हैं उनके बारे में। अब छठा लेते हैं अपने में है राजनीतिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होने के नाते विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में विदेशों में जब भी राष्ट्रपति जाता है तो भारत का प्रतिनिधित्व करता है। अन्य देशों के साथ संधियां, समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। किसी भी देश के साथ किए गए संधि व समझौते चाहे वहाँ राष्ट्रपति हो न हो, लेकिन वहाँ राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में राजदूतों एवं कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है और विदेशी राजदूतों एवं कूटनीतिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्र भी राष्ट्रपति स्वीकार करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों के बारे में अपने अध्ययन किया है। आशा है ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,